अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको क्लास मैट्रिक की जो न्यू बुक आई है कंप्यूटर साइंस की, उसके चैप्टर 1 का जो बाकी हिस्सा रह गया था, तो वो आज इंशाल्लाह ताला आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे पहले हमने जो आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो हमारे 3 टॉपिक्स थे, सबसे पहले तो स्टार्टिंग थी प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से, फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक जो था वो एल्गोरिथम्स के हवाले से था, और थर्ड टॉपिक था फ्लो चार्ट्स के हवाले से। तो ये 3 टॉपिक हम आपको फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट जो था डाटा स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स, तो वो इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? डाटा के जैसा कि हम जानते हैं कि लफ्ज़ डाटा का मतलब जो होता है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। तो जो भी कुछ हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं कि कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे और प्रोसेस करके उसको जो है वो हमें एक यूज़फुल वे में रिप्रेजेंट करे, तो वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो सारा डाटा होता है जिसके ऊपर कंप्यूटर काम करता है। अब कंप्यूटर उस डाटा को अपने पास मेमोरी के अंदर सेव करता है। जैसे ही डाटा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तो सबसे पहले तो वो प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा बनता है। फिर उसके बाद अगर हम उसको परमानेंटली सेव कर लें मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, तो फिर वो परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। तो डाटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो डाटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर के अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखने का नाम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपके पास किचन के अंदर मुख्तलिफ ग्रॉसरी आइटम्स जो होते हैं तो वो एक तरतीब से रखे हुए होते हैं, और अम्मा को पता होता है कि भाई ये वाला जो कैबिनेट है इसके अंदर दालें मौजूद हैं, इस कैबिनेट के अंदर गरम मसाला है, इस कैबिनेट में चीनी मिलेगी, आपको पत्ती मिलेगी। तो जो ख़वातीन होती हैं घर में उनको पता होता है कि भाई यहाँ किचन के अंदर ये सारा जो भी किचन का डाटा है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, स्ट्रक्चर्ड किया गया है। अब फ़र्ज़ करें कि आप जाएँ शॉपिंग पर और वहाँ से जो है ये सारा किचन का ग्रॉसरी आइटम, पूरे महीने का सौदा एक दफ़ा आपने ख़रीदा, एक कार्टन के अंदर सारी चीज़ें आपने जमा करी और ला करके रख दी, और आपने कहा कि भाई ये रहा पूरा डाटा सेट, और इस डाटा सेट के अंदर आपके पास सारी चीज़ें, सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये जो डाटा स्ट्रक्चर होगा कि अगर आप सारी चीज़ों को, दालों को, मसालों को एक ही कार्टन के अंदर रख दें और अम्मा से कहें कि आप जो जिस दिन पकाना हो इसी डब्बे के अंदर ढूंढें, निकालें और पका लें, तो ये एक बहुत ही डाटा को स्टोर करने का अनएफिशिएंट तरीका होगा। ठीक है ना। पहला वाला तरीका कि किचन में कैबिनेट्स क्यों बनाए जाते हैं, ताकि उन सारी चीज़ों को तरतीब से रखा जा सके। तो डाटा को इसी तरह तरतीब से रखने को डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा सो दैट इट कुड बी यूज्ड इफेक्टिवली इज टर्म्ड एज अ डाटा स्ट्रक्चर। अब इस साल हमने एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर रहते हुए, C++ पर रहते हुए जो है कंप्यूटर को किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है वो इंशाल्लाह ताला इस टर्म में हम सीखेंगे। तो अब जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम आपको यही सिखाते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर को प्रोग्राम करना है कि वो उस डाटा को जो उसको इनपुट दिया जाएगा या वो डाटा जो उसको मेमोरी से एक्वायर करना हो उसको इफ़ेक्टिवली स्टोर कैसे करना है और उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है। तो उसके लिए हम डाटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट सीखते हैं और फिर उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है एग्जाम्पल में डाटा एरे का। तो डाटा एरे एक तरीका है कि किस तरीके से डाटा को सिक्वेंशली तौर पे तरतीब से स्टोर किया जाता है। अब जब हम डाटा के स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं कि डाटा का स्ट्रक्चर यानी कि ये जो तरतीब होती है हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और कितनी टाइप्स होती हैं डाटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की। तो वैसे तो डाटा की स्ट्रक्चरिंग किसी आपकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डाटा की क्रिएट की जाती है, मगर यहाँ हमने अब आपके सिलेबस के अंदर जो डिस्कशन किया गया है तो वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को, जिसको हम डाटा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन लीनियर या नॉन लीनियर जो है स्ट्रक्चर कहते हैं, तो उसके ऊपर आपकी डाटा की आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ एक स्ट्रक्चरिंग को डिस्कस किया गया है। जब आप आगे एडवांस लेवल पर डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको फर्दर दूसरी भी टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। तो हमारा जो बेसिक आज का जो फोकस है डाटा का, तो डाटा की जो हम स्ट्रक्चरिंग सीखेंगे तो वो 2 बेसिक टाइप्स की सीखेंगे। एक तो डाटा स्ट्रक्चर जो कि लीनियर तौर पे क्रिएट किया जाता है और एक डाटा स्ट्रक्चर जो नॉन लीनियर तौर पे क्रिएट किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप यानी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की, तो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि लीनियर मूवमेंट के बारे में। तो लीनियर मूवमेंट जो आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो उसको लीनियर मूवमेंट कहते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर जिसमें एक तरतीब हो, एक सीधी सीक्वेंस हो। ठीक है भाई, जैसे कि स्ट्रेट लाइन खड़ी हुई है, उसमें पहला बंदा खड़ा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से क्यू स्ट्रक्चर बने, या कोई डाटा जो कि सिक्वेंशियल एक्सिस में तरतीब से 1 2 3 4 5 करके, इस तरह से जो डाटा स्ट्रक्चर यानी कि डाटा की ऑर्गेनाइजेशन जो एक ख़ास सिक्वेंशियल तरतीब में होती है, तो उस तरतीब से सेव करने को डाटा को, उस ऑर्गेनाइजेशन को लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। और अगर आप तरतीब के साथ ना रखें, डाटा को रैंडमली
किसी जो है ट्री स्ट्रक्चर के अंदर या हैपहैज़र्डली डाटा को सीक्वेंस में रखें तो फिर वो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर कहलाता है। तो बेसिकली सबसे पहली टाइप जो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम स्टैक क्रिएट कर सकते हैं, क्यू क्रिएट कर सकते हैं या डाटा एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये सब क्या होती हैं एक एक करके इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में बताते। तो सबसे पहले स्टैक क्या होता है। स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की मिसाल है, ठीक है भाई। अब आपको पहले जैसे मैंने एक जनरल वर्ड समझा दिया कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें कोई सीक्वेंस हो या तरतीब हो जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, तो उसको कहते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मॉडल, ठीक है। अब ये कितने सब टाइप्स में क्रिएट किया जा सकता है, उसकी पहली मिसाल है स्टैक। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं अगर सिंगल वर्ड यूज़ करूँ दालें, तो दाल एक कॉमन वर्ड है। अब दाल कौन सी है, ठीक है भाई, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, माश की दाल है, ये तो फिर दाल की सब कैटेगरी हो जाएगी। और जनरल वर्ड इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या हो जाएगा, एक दाल। बिल्कुल इसी तरीके से लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एक मॉडल का नाम हो गया जिसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता दी कि इसमें डाटा तरतीब से आता है सीक्वेंस के हिसाब से, जैसे सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से सीक्वेंस होती है। अब इसकी सब टाइप्स के किस तरीके से ये लीनियर मॉडल क्रिएट किया जा सकता है, तो उसकी पहली मिसाल है स्टैक। तो स्टैक हमारे पास जो लीनियर डाटा की मॉडल है, इसको समझने के लिए आप अपने दिमाग में अज्यूम करें कि आपने फ्लैट देखे होंगे। तो जिस तरीके से जो फ्लैट होते हैं उसमें होता क्या है, एक प्लॉट के ऊपर मुख्तलिफ फ्लोर्स बने हुए होते हैं। तो उसमें अगर जितने भी जो फ्लोर्स हैं वो जब अपना एड्रेस डिफ़ाइन करेंगे, जितने भी लोग वहाँ रहते हैं, तो वो क्या कहेंगे कि भाई हम फ़लाँ प्लॉट पर जो फ्लैट बने हुए उसके तीसरी या चौथी मंजिल पर रहते हैं। तो वो तमाम रहने वाले लोगों के लिए प्लॉट एड्रेस सबका सेम होगा, ठीक है भाई। और फिर उसी एड्रेस के ऊपर वो तीसरी चौथी या दूसरी मंजिल के ऊपर जिस भी फ्लोर पर होंगे वहाँ पर वो पाए जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पास मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट करते हैं जस्ट लाइक अ फ्लैट, और उस लोकेशन पर सिक्वेंशियल हमारे पास मुख्तलिफ फ्लोर्स पर डाटा की वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। तो इस तरीके के डाटा स्ट्रक्चर को हम स्टैक कहते हैं। अब स्टैक की खासियत क्या होती है कि देखें, स्टैक में हमेशा जो आपके लेवल्स होते हैं वो सारे टॉप टू बॉटम होते हैं। तो डाटा की एंट्री का जो पॉइंट होता है और जो एग्जिट का पॉइंट होता है वो भी सिक्वेंशियल होता है और हमेशा लास्ट में होता है। यानी जो वैल्यू लास्ट में इंटर होती है वही वैल्यू सबसे पहले जो है एक्सेस होती है और वही वैल्यू सबसे पहले रिमूव भी होती है। तो ये एक क्वालिटी है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं स्टैक डाटा की। इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डाटा एक्सेस के ऑर्डर के लिए, लीफो, ठीक है भाई। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप मुख्तलिफ प्लेटों का एक स्टैक क्रिएट करें, ठीक है भैया। बहुत सारी प्लेटें एक के ऊपर एक रखेंगे तो एक आपके पास अच्छा सा एक स्टैक क्रिएट हो जाएगा। अब उसमें से जब आप प्लेटें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके बाद सबसे नीचे वाली प्लेट अगर आप निकालेंगे तो फिर तो वो पूरा आपके ऊपर की भी प्लेटें गिरने का ख़तरा है। तो इसलिए आपके लिए सबसे इजी क्या होगा कि सबसे ऊपर वाली जो लास्ट में आपने प्लेट रखी है सबसे पहले उसी को एक्सेस करें और उसी को सबसे पहले यूज़ करें। बाकी जो नीचे जो स्पेसेस क्रिएट हुई हुई हैं उन स्पेसेस को सबसे बाद में आखिर में यूज़ करें जब पहली वाली यूटिलाइज़ हो जाए आपकी। तो ये तरीका जो होता है स्टैक का डाटा एक्सेस का, इसको हम लीफो कहते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अच्छा, या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि FILO करके एक्सप्लेन कर दें कि जो आपने सबसे पहले जो डाटा की वैल्यू रखी होगी वो सबसे लास्ट में एक्सेस कर सकेंगे आप, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर फिर सारी वैल्यूज़ का जो है स्टैक क्रिएट हो जाएगा एक के ऊपर एक। स्टैक की प्रॉपर्टी ये है कि डाटा एक्सेस हो या डाटा का रिमूवल हो, आप ये काम जो करते हैं इसका जो एंट्री पॉइंट होता है वो हमेशा सबसे लास्ट में होता है। यानी स्टैक का जो सबसे हेड वाला हिस्सा होता है वही वो हिस्सा होता है जहाँ से डाटा की न्यू वैल्यूज़ आप इंटर कर सकते हैं या आप किसी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा कि चूँकि सिक्वेंशियल एक्सेस है तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप मिडिल की किसी वैल्यू को डिलीट कर दें या मिड में किसी डाटा की वैल्यू को आप इंसर्ट कर दें, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो आपने एक के ऊपर एक करनी है तो आपके पास जो डाटा की इंसर्टिंग होगी वो भी सिक्वेंस के तहत होगी। जब डाटा को स्टैक के अंदर ऐड किया जाता है तो उस ऑपरेशन को हम पुश ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है भाई। एडिंग द वैल्यू इज़ कॉल्ड पुश। और जब किसी वैल्यू को रिमूव करना हो तो उसे हम पॉप कहते हैं। ये भी याद रहे कि ये पुश और पॉप भी सीक्वेंस में ही होता है, ऐसा नहीं कि बीच से किसी भी वैल्यू को आपने जो है ना वहाँ पे पुश कर दिया या कोई वैल्यू आपने पॉप कर दी, नहीं। आप हमेशा जो आपकी जो हेड के ऊपर जो टॉप मोस्ट जो लास्ट मोस्ट वैल्यू होगी वहीं से आप इंसर्शन कर सकते हैं एक्स्ट्रा वैल्यूज़ को और वहीं से आप डाटा की वैल्यूज़ को रिमूव करना शुरू करेंगे। तो ये खासियत होती है हमारे पास स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की, ठीक है भाई। इसी तरीके से हमारे पास एक और लीनियर स्ट्रक्चर, उसमें भी सिक्वेंशियल एक्सेस होता है।
अच्छा, सिक्वेंशियल एक्सेस की एक मिसाल हमेशा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो ना उसको कि भाई ये क्या होता है सिक्वेंशियल एक्सेस या रैंडम एक्सेस, तो आप अपने दिमाग में जो है ना एक कैसेट की मिसाल रख लें। पुराने ज़माने में हमारे पास मैग्नेटिक टेप टाइप की कैसेट होती थी और वो टेप प्लेयर होता था, उसके अंदर रखी जाती थी। तो वो जो कैसेट होती थी, उस कैसेट के अंदर सारे गाने जो होते थे वो सारे सीक्वेंस में होते थे। तो जब आप उस कैसेट को गाने की प्ले करते थे, अब तो वो आपको शायद आपके दादा वादा के पास हो, तो किसी के पास आप देखिएगा, तो वो जो कैसेट प्लेयर होता था उसमें जब आप प्ले करते थे तो हमेशा पहला सॉन्ग प्ले होगा, फिर उसके बाद जब वो आगे रील घूमेगी उसकी मैग्नेटिक टेप, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। तो आप अपनी मर्ज़ी से उसमें कोई सा गाना सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। करने के लिए आपको उसको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, फिर चेक करो कि हाँ भाई ये वाला गाना गुजरा, दूसरा आया कि नहीं आया। तो ये जो एक्सेस होता है ना, इसको कहते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस, के एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू जुड़ी हुई है, पहली वैल्यू के पास से गुजरोगे फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू तक पहुँचोगे। दूसरा जो एक्सेस होता है एक होता है रैंडम एक्सेस, ठीक है भाई। तो रैंडम एक्सेस में ये होता है कि आपको किसी ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलरली रिकॉर्ड्स के ऊपर से छलांग लगाते हुए जाएँ, जो आपकी डेजिग्नेटेड एड्रेस है आप उस एड्रेस से वैल्यू को उठा लें कहीं से भी आर्बिट्रेरी तौर पे, तो ये कहलाता है रैंडम एक्सेस, ठीक है। तो जितनी जो अभी हम पढ़ रहे हैं लीनियर डाटा टाइप्स, इन सब के अंदर जो डाटा का एक्सेस होता है वो भी सिक्वेंशियल होता है। तो अब अगली जो हमारे पास स्टैक के बाद लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने की जो अगली टाइप है वो है क्यू। क्यू में और स्टैक में सुनने में तो बिल्कुल अच्छा लगता है, क्यू लकीर को, एक लाइन को कहते हैं कि लाइन वाइज एक के बाद एक वैल्यू मौजूद होगी। और स्टैक जो होता है वो एक के ऊपर एक, यानी कि एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। क्यू में फ्लैट नहीं होता, क्यू में एक लाइन होती है, एक के पीछे एक वैल्यू, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वे में एक्सपेंड होती है और स्टैक जो होता है वो वर्टिकल वे में एक्सपेंड होता है। दोनों हैं लीनियर मॉडल, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। क्यू के अंदर ये होता है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिफरेंट होते हैं, स्टैक में एक ही होता है। तो वहाँ आप लास्ट से वैल्यू को एंटर करते हैं स्टैक में और लास्ट से ही उस वैल्यू को पॉप यानी रिमूव करते हैं। क्यू के अंदर ये होता है जैसे एक आम बच्चों की आप लाइन बनवाएंगे, तो उसमें जो फर्स्ट पे जो बच्चा होगा, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो न्यू किसी भी बच्चे ने लाइन में इंटर होना होगा तो वो फ्रंट से नहीं आएगा, वो हमेशा तमीज़ तहजीब क्या है कि वो बिल्कुल लास्ट से ही इंटर होगा। तो लाइन एक्सपेंड होती है बैक साइड से, तो वही उसका एंट्री पॉइंट कहलाएगा। जबकि लाइन को जब मूव करना होता है डाटा को, तो लास्ट वाली वैल्यू इंतज़ार करती है कि आगे के बच्चे हिलेंगे तो फिर हम आगे मूव करेंगे फॉरवर्ड। तो हमेशा उसमें डाटा की जो एग्जिट पॉइंट होता है वो फ्रंट पर होता है, वहाँ से वैल्यूज़ जो है लाइन से हटाई जाती हैं, और लाइन में जब वैल्यूज़ को इंटर किया जाता है तो वो बैक साइड से किया जाता है। तो कंप्यूटर में हम इनके लिए जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं कि जब आपको लाइन में कोई डाटा को ऐड करना हो क्यू की सूरत में, तो क्यू डाटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डाटा को ऐड करना हो तो उसको इन क्यू कहा जाता है उस प्रोसेस को। इसी तरह अगर डाटा की क्यू क्रिएट की आपने और उस क्यू से डाटा की किसी वैल्यू को रिमूव करना है तो उसको आप डी क्यू कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये काम इसमें एडिंग को इन क्यू और रिमूविंग को डी क्यू कहा जाता है। तो छोटे छोटे थोड़ी बहुत फ़र्क है स्टैक में और क्यू में, ये अपने दिमाग में रखिएगा। वो वर्टिकली और उसका सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट होता है, इसमें दो एंट्री एग्जिट पॉइंट होते हैं, और ये जो है हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड होती है। उसके बाद हमारे पास इसी लीनियर वे में डाटा के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का एक तीसरा जो तरीका है उसको हम कहते हैं एरे। लेकिन एरे की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हमारे पास सिक्वेंशियल एक्सेस तो होता है, एक ही जगह पर एक ही मेमोरी लोकेशन पर कंसेक्यूटिवली टेबल की सूरत में डाटा सेव होता है। लेकिन एरे एक थोड़ा सा एडवांस फीचर होता है लीनियर मॉडल का, जिसमें आपके पास डाटा की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग टेक्निक यूज़ की जाती है। तो इंडेक्सिंग से होता ये है कि आप बजाय इसके कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर से छलांगे लगाएं, जो एड्रेस आप इंडेक्स का मेंशन कर देंगे डायरेक्ट टेबल की उसी वैल्यू पर जा कर के वो जो है डाटा को एक्सेस करेगा कंप्यूटर। तो यहाँ पर एरे के अंदर एक थोड़ा सा एरे एक एडवांस लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इंडेक्सिंग की टेक्निक से हम अपना ये सिक्वेंशियल एक्सेस जो होता है इसका थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं। तो इस साल जो हम सी प्रोग्रामिंग करेंगे, तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है हमारे पास डाटा का स्ट्रक्चर जो हम क्रिएट करते हैं, एरे की मदद से डाटा का स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। तो एरे डाटा स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इस साल। तो वहाँ पर जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो एरे के अंदर हमारे पास एक ख़ास पर्टिकुलर डाटा टाइप के एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस के अंदर यानी कि कंसेक्यूटिवली एक सीरीज़ के साथ एक ही जगह पर मेमोरी में सेव किया जाता है, और उन तमाम डाटा के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स जो आपने अपने एरे की लिमिट रखी होती है, तो उस हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, और उस एड्रेस से उस एलिमेंट को आप वहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और प्रोग्रामिंग के दौरान कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे जो ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, ऑपरेशंस लाइक ट्रैवर्सल, सर्च, इंसर्शन। तो ट्रैवर्सल का मतलब ये होता है कि जब आप कभी भी किसी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा की वैल्यू को सर्च करते हैं तो उसको हम सर्च करने को या उस वैल्यू को
उस डाटा के रिकॉर्ड को प्ले करने को, एग्जीक्यूट करने को ट्रैवर्सल भी कहते हैं। सर्च का मतलब तो होता है किसी खास वैल्यू को ढूंढना। इंसर्शन का मतलब होता है वैल्यू को डाटा में, मतलब एरे के अंदर या अपने स्ट्रक्चर में ऐड करना, इंसर्शन होता है। डिलीशन का मतलब किसी वैल्यू को रिमूव करना। और जब आप डाटा की स्टोर्ड वैल्यूज़ को किसी तरतीब के ऊपर जो है अरेंज करते हैं तो उसे कहते हैं सॉर्टिंग। तो यहाँ पे हमारे जो है जितने भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के 3 एग्जांपल्स थी, तीनों मॉडल्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं आगे चल करके अपने नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स की जानिब। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ बहुत आसानी से आप इस पिक्चर से देख के समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मल्टीपल लेवल्स होते हैं। तो मल्टीपल लेवल्स होने की वजह से इसमें क्या होता है कि डाटा की एक सीक्वेंस नहीं होती, बल्कि ये सीक्वेंस आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है। तो इन लिंकेजेस का फ़ायदा ये होता है कि हम अपने डाटा के अंदर जो है लेवल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक एलिमेंट है, उस पर उस एलिमेंट की एक कैटेगरी बना करके उस कैटेगरी के अंदर सब लेवल्स में भी डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इस तरीके से जब हम मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो उस डाटा स्ट्रक्चर से हमारे एक दफ़ा क्रिएशन के वक्त तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें लिंक क्रिएट करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, फोल्डर्स बनाने होंगे और लिंक क्रिएट करना होगा। लेकिन उसके बाद जब हम इस डाटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के बाद अब इम्प्लीमेंट करते हैं तो डाटा की प्रोसेसिंग में हमें बहुत जो है ना फ़ायदा होता है। ठीक है भाई, मुख्तलिफ हमारे हेडिंग्स के अंदर डाटा सॉर्ट हुआ होगा तो हमें उसको सर्च करने में ना बड़ी आसानी हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप जो है यूट्यूब पे जा कर के फर्स्ट चैप्टर का आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप वहाँ यूट्यूब पे लिखें चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर 1 लिख करके इंटर करेंगे ना तो पूरी दुनिया जहान के बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर चैप्टर 1 के लेक्चर्स अपलोड हुए हुए, खाली कंप्यूटर के थोड़ी हुए हुए, तो वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने इसी सर्च स्ट्रिंग के अंदर चैप्टर 1 के आगे उमर अकेडमी लिख दें तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ इस मेरे चैनल के ऊपर जो मैंने अपलोड किए हुए हैं उमर अकेडमी के फर्स्ट चैप्टर के, वो सारे लेक्चर्स आपके पास डिस्प्ले हो रहे होंगे। अच्छा, हो सकता है इस नाम की और भी बहुत सारी जो है चैनल्स हों तो उनके भी लेक्चर्स आ रहे होंगे। तो उसमें आपको फिर जितने ज़्यादा आप स्पेसिफिकेशन आगे एग्जैक्ट वर्डिंग्स यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्जैक्ट डाटा जो है वो सर्वर अपने फाइल से उठा करके देगा। तो वो फ़ायदा इसी हमारे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का होता है कि हम डाटा को कैटेगराइज करते हैं, सॉर्ट करते हैं, और फिर जब उसके बाद हमें उसको ढूंढना हो या उसको प्रोसेस करना हो ना तो हमें इस नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में ना काफ़ी ज़्यादा डाटा की एफिशिएंसी के साथ जो है यूटिलाइजेशन हो जाती है। अब जो डाटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर होता है उसकी एक तो कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी क्रिएट करते वक्त ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं। साथ में यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है कि इसको दे कैन नॉट बी ट्रांसवर्स्ड इन सिंगल रन, कि जो मल्टी लेवल हमारे पास स्टोरेज का डाटा होता है, जो डाटा स्ट्रक्चर होता है, उसको सिंगल रन में नहीं जो है ना प्रोसेस किया जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप इसको प्रोसेस करना शुरू करते हैं तो आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं, हर लेवल पर कैटेगरी है और उसके नीचे सब कैटेगरीज है। तो आपको वहाँ पर आप कंप्लीट पूरे डाटा ब्लॉक को एक साथ रन नहीं कर सकते, आपको उसमें सर्च स्ट्रिंग्स को डिफ़ाइन करना पड़ता है ताकि जो है ना आपको आसानी रहे, सहूलत रहे। वरना एक साथ पूरा रिकॉर्ड सिक्वेंशियल होता, जैसे कैसेट है आपने लगाई और उसमें सारे गाने एक के बाद एक लगातार चलते चले जाएंगे क्योंकि वो सिक्वेंशियल एक्सेस है। और जब यहाँ मल्टी लेवल एक्सेस होती है तो फिर उसमें आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि कौन से लेवल के डाटा को आपने प्ले करना है। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये काम हम ये जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक या तो हम ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं या एक ग्राफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्री स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है। तो ट्री जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर होता है ये एक ऐसा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो हम सब लेवल्स को आपस में लिंक करते हैं, तो लिंक के पीछे हमारे पास एक हिरार्चिकल रिलेशनशिप होता है। अब ये हिरार्चिकल रिलेशनशिप क्या होता है, इसको ऐसे समझेंगे, ये होता है कि एक सुपीरियर होता है और एक सबऑर्डिनेट होता है। तो जो सुपीरियर फाइल होती है उस सुपीरियर फाइल के अंडर में मुख्तलिफ सबऑर्डिनेट फाइल्स की कैटेगरीज बनाई जाएगी। ठीक है भाई। अब जैसे दरख्त है तो आपको पता है इसको नाम ट्री इसीलिए दिया जाता है इस डेटाबेस को क्योंकि एक दरख्त के अंदर सबसे सेंट्रल हिस्सा जो होता है उसका जो मेन बोन जो होती है उसकी, वो उसका स्टेम होता है। उस स्टेम के अंदर से ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, ब्रांचेस स्टैंड अलोन नहीं निकलती, वो उस किससे लिंक है, ब्रांचेस का स्टेम से। अब उसके बाद उस ब्रांचेस के ऊपर जो है फिर फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं और उन ब्रांचेस पर लीव्स निकलती हैं। तो लीफ अपने आप में अलग से स्टैंड नहीं करती, बल्कि उसका लिंक क्या है, लीफ एक फाइल है, तो उसके प्रीवियस उसका जो सुपीरियर है वो ब्रांच है।
ब्रांच का सुपीरियर क्या है, रूट है। तो इसी तरह से जब ये वाली डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसमें डेटाबेस में जो आपका जो मेन चैनल होता है, जो मेन हेडिंग्स, मेन कैटेगरीज होती हैं, उनको रूट्स कहा जाता है, और या पेरेंट्स कह सकते हैं। फिर उन रूट और पेरेंट्स में से फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं जो कि चाइल्ड्स होते हैं। ठीक है भाई, जो बाद में जितने भी चिल्ड्रन अटैच होते हैं मेन आपकी ब्रांचेस से, उनको हम चिल्ड्रन, यानी कि एंड फाइल जो होती है वो चिल्ड्रन की होती है, चाइल्ड की होती है एक सिंगल, तो उसको हम जो है नोड भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो बिल्कुल लास्ट जो आपका हिस्सा होता है वो नोड होता है, नोड से पहले ब्रांच, ब्रांच के बाद उसके ऊपर सुपीरियर के तौर पे रूट्स होती हैं। तो ये होता है आपका एक ट्री स्ट्रक्चर की आपकी नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अगला तरीका जिससे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है उसको हम कहते हैं ग्राफ। ठीक है भाई, तो ग्राफ जो है हमारा वो एक ऐसा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जितने भी कनेक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम नोड्स कह सकते हैं या वर्टिसेस कहते हैं, तो वो मुख्तलिफ नोड्स और वर्टिसेस के दरमियान जो आपस में कनेक्शन होता है, जो कनेक्टिंग लाइंस होती हैं, अच्छा कनेक्टिंग लाइंस को एजेस कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। और जो हमारे पास टर्मिनल जो नोड होता है, जो डाटा होता है, जो फाइल होती है, उस डाटा फाइल को हम जो है वर्टेक्स या नोड भी कहते हैं। तो वर्टिसेस और नोड्स जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और उनके दरमियान जो कनेक्टिंग लाइंस होती हैं उनको हम एजेस भी कहते हैं। तो ग्राफ में हमारे पास एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसमें एक नोड मल्टीपल नोड्स के साथ कनेक्ट हो सकती है और उसमें कोई हिरार्चिकल जो है ना लिंकेज शो होना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें ये होता है कि बेसिकली कनेक्शन जो होता है वो मल्टीपल लेवल्स पर क्रिएट किया जा सकता है। तो गोया ट्री के मुकाबले में ग्राफ जो होता है वो एक ज़्यादा कम्प्लेक्स लेवल की नेचर रखता है और इसमें ज़्यादा इंटरकनेक्टिविटी को शो किया जाता है, क्योंकि मल्टीपल कनेक्शन है और हिरार्ची का होना ज़रूरी नहीं है। तो आप आर्बिट्रेरी तौर पे मुख्तलिफ नोड्स को आपस में सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिंग रिलेशनशिप के किसी फाइल का या किसी डाटा की मैचिंग हो गई, दो डाटा सेम है तो उनकी किसी भी डाटा टाइप की सेम करके आप उनको लिंक कर सकते हैं। तो ये जो एक बड़ा सा रिलेशनशिप होता है इसको हम ग्राफ कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे कि आप जब फेसबुक यूज़ करते हैं ना, तो आपके पास जो है फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐसे बहुत से लोग अपीयर हो रहे होते हैं, यानी सजेशंस के अंदर, जो कि डायरेक्टली जिनका आपसे कोई लिंक नहीं होता। ठीक है भाई, तो वो भी आपके पास फ्रेंड सजेशन में रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। वो क्यों रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं? क्योंकि उनके साथ लिखा होता है कि ये म्यूचुअल फ्रेंड है। तो आपके किसी कनेक्टेड फ्रेंड के साथ उनका जो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए जो है फेसबुक अज्यूम करता है उसका एल्गोरिथम कि इसका जो है ये आपको भी फ्रेंड सजेशन के तौर पे इसको डिस्प्ले करना चाहिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी उसी से एक थर्ड पार्टी से लिंक है जिसका उसके साथ लिंक है। ठीक है भाई, तो ये थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी हो जाती है डाटा की यहाँ पर, डाटा स्ट्रक्चर की, तो इसको हम कहते हैं ग्राफ। ठीक, इसीलिए जो हमारे जो ग्राफिकल बेस या ग्राफ बेस जो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन या नेटवर्क के अंदर। ठीक है, जैसे सोशल नेटवर्क की अभी आपको मिसाल दी है, टेलीफोन कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, तो वहाँ पर जो मुख्तलिफ नोड्स के दरमियान जो लिंक होता है उसको शो करने के लिए हम जो डाटाबेस बनाते हैं वो ग्राफ वाली नॉन लीनियर डाटाबेस होती है। अच्छा, आपके दिमाग में अगर नॉर्मल जैसे आपने मैथ्स के अंदर जो ग्राफ पढ़ा हुआ होता है वो आ रहा है, तो आप फ़ौरन उस कंसेप्ट को हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। हम वो वाले मैथमेटिकल ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं कि इस तरीके से आपने एक्स एक्सिस पर ये डाटा की वैल्यूज़ लेनी है, वाई पे ये लेनी है और उसकी प्लॉटिंग करनी है। ठीक है भाई, तो ये एक डाटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है जिसको हम ग्राफ कहते हैं। ग्राफ की फर्दर दो सब कैटेगरीज भी होती हैं। ठीक है भाई, ग्राफ या तो आपके पास जो होता है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है या फिर डायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है। अब इन दोनों टाइप्स में बड़ा छोटा सा आसान सा फ़र्क है, आपको याद हो जाएगा आसानी से। जो अनडायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा कनेक्शन होता है नोड्स के दरमियान और एजेस के दरमियान वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल, बाई का मतलब होता है दोनों, टू। तो बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप का मतलब ये कि जो दो फाइल आपस में कनेक्टेड हैं वो दोनों एक दूसरे से, दोनों यानी कि 1 से 2 और 2 से 1 दोनों साइड से आप उस रिलेशनशिप को पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, यानी कि उसमें डायरेक्शन जो होती है वो दोनों साइड से स्टडी किया जा सकता है। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये आपके अब्बा हैं, या कहा जाए कि आप इनकी औलाद हैं, तो दोनों सूरतों में बात तो एक ही हो रही है ना, कि मैं फादर की साइड से एक्सप्लेन करूँ कि भाई ये हज़रत ये आपके वालिद साहब हैं, या मैं कहूँ कि भाई आप इनकी औलाद हैं। ठीक है, तो दोनों सूरतों में बात एक ही हो रही है। तो ऐसी जो हमारी अगर लिंकेज होती है नोड्स के दरमियान तो उसको हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। ठीक है भाई, इसमें बाई डायरेक्शन होती है। जबकि दूसरी जानिब जो हमारा डायरेक्टेड ग्राफ होता है, जो डायरेक्शन वाला, उसमें ये होता है कि जो हमारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं तो उसमें रिलेशनशिप की जो डायरेक्शन होती है उसको स्पेसिफाई किया जाता है कि ये इस नोड का ये सुपीरियर नोड है
और ये इसके नीचे सबऑर्डिनेट नोड आएगी, तो इसका यहाँ से रिलेशनशिप है। तो ये जो होता है इसमें, जिसमें आप वन डायरेक्शन रिलेशनशिप को शो कर देते हैं कि ये जो है ये नोड इस नोड से कनेक्टेड हो रही है, तो उसमें सिर्फ वन वे जो डायरेक्शन होती है, इसकी वजह से उसको हम कहते हैं, लिंकेज की वजह से, डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है भाई, तो इसमें वो डबल करके बात एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसमें ओनली इन वन वे आप कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, कि सिर्फ सिंगल वे में कम्युनिकेशन होगी। तो जब हम डायरेक्टेड ग्राफ क्रिएट करते हैं तो उसमें करते ही हैं कि हम एरो क्रिएट कर लेते हैं, ताकि एरो से हमें समझने में आसानी रहती है कि ये जो है फ़ाइल के दरमियान डायरेक्शन जो है कनेक्शन की, वो कौन सी फ़ाइल से कौन सी फ़ाइल तक होगी, यानी कि किस वे में डाटा जो है हमारा वो ट्रांसवर्स करेगा, प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो अब यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक हो जाता है ख़त्म। ठीक है भाई, फर्स्ट चैप्टर के अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है भैया, अब इंशाल्लाह ताला इसका फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इंशाल्लाह अपलोड करेंगे कल। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।